दुनिया के लाखों लोग उन्हें सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर ही नहीं, बल्कि एक फिलोसोफर, एक राइटर, एक एक्टर, फिल्म मेकर और यहाँ तक कि एक डांसिंग चैंपियन भी थे। वो शख्स इंसानों की दुनिया में एक सुपर ह्यूमन जैसा था। इतना तेज इंसान कि कैमरा भी उनकी स्पीड को पकड़ नहीं पाता था, और इतना पॉपुलर कि आज भी हॉलीवुड उन्हें गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स कहता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप ब्रूस ली की जिंदगी से जुड़े 35 ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। नंबर 1, ब्रूस ली के माता पिता मूल रूप से चाइना से थे, लेकिन वो 1930 के दशक से हांगकांग में रहते थे, क्योंकि हांगकांग में उनके लिए व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर थे। ब्रूस ली के पिता ली होई चुआन एक चाइनीज ओपेरा आर्टिस्ट थे और हांगकांग में उनका काम अच्छा चल रहा था। ब्रूस के पिता 1939 में अपनी पत्नी के साथ ओपेरा टूर के लिए अमेरिका आए और अमेरिका में उन्होंने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में शो किए। इसी टूर के दौरान 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में ब्रूस ली का जन्म हुआ। अब ब्रूस ली के जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी फैमिली को वापस हांगकांग लौटना था। इसीलिए ब्रूस ली के जन्म के वक्त उनकी मां ने ब्रूस ली को नाम दिया ली जुन फान। इसका अर्थ होता है वापस आने वाला। ब्रूस ली को उनकी मां ने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन वापस अमेरिका आकर बड़ा नाम कमाएगा। नंबर 2, ब्रूस ली को ब्रूस नाम हॉस्पिटल की एक नर्स ने दिया था, जो नाम बाद में उनकी पहचान बना। नंबर 3, चाइनीज कैलेंडर के अनुसार हर एक साल एक ज़ोडिएक एनिमल से जुड़ा होता है, और इन सब में सबसे रहस्यमयी और सबसे दिव्य ज़ोडिएक एनिमल माना जाता है ड्रैगन। जिस साल ब्रूस ली का जन्म हुआ था वो चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से मेटल ड्रैगन ईयर था, जो कि सबसे पावरफुल माना जाता है। ना सिर्फ कैलेंडर ईयर बल्कि ब्रूस का जन्म ड्रैगन आवर में हुआ था, शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच, जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में सुपर ऑस्पिशियस माना जाता है। उनका चाइनीज नाम ली सियू लंग था, जिसका मतलब होता है लिटिल ड्रैगन। नंबर 4, ब्रूस ली की मां ग्रेस हो एक रईस खानदान से थी, पर वो अपने पिता की तरफ से आधी जर्मन थी, और इस वजह से ब्रूस को अपने बचपन में रेसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें प्योर चाइनीज ब्लड नहीं माना जाता था। नंबर 5, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रूस ली के पिता एक चाइनीज ओपेरा आर्टिस्ट थे। अपने पिता की वजह से ब्रूस ली को बचपन से ही फिल्म्स और स्टेज का एक्सपोजर मिला। 3 महीने की उम्र में ब्रूस ने एज अ चाइल्ड एक्टर अपनी पहली फिल्म की। फिल्म का नाम था गोल्डन गेट गर्ल, जो 1941 में अमेरिका में रिलीज हुई थी। नंबर 6, ब्रूस ली ने 6 साल की कम उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी, और 18 साल की उम्र तक वो 20+ मूवीज में काम कर चुके थे। हांगकांग में वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के तौर पर देखे जाते थे। नंबर 7, 1942 के समय में हांगकांग पर जापान और ब्रिटेन का कब्जा था। वहां लगातार रिफ्यूजीज आते रहते, जिसकी वजह से बड़े शहर में गैंग्स पनपते रहे। ब्रूस ली भी काफी कम उम्र में ही एक गैंग लीडर बन गए थे। उनकी गैंग का नाम था द टाइगर्स ऑफ द जंक्शन स्ट्रीट। नंबर 8, कई सोर्सेज बताते हैं कि ब्रूस ली किशोरावस्था में हांगकांग की गैंग्स के लड़कों के साथ लड़ाई झगड़े में उलझे रहते थे। 1950s में हांगकांग में मार्शल आर्ट्स का काफ़ी दबदबा था, और लड़कों के बीच अक्सर रूफटॉप फाइट्स होती थी ताकि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट्स से बचा जा सके। ब्रूस ली के साथ हुए कई झगड़ों में तो पुलिस को बीच में आना पड़ा। नंबर 9, ब्रूस ली के बचपन के दोस्त विलियम शुआंग ने एक बार कहा था कि ब्रूस का स्वभाव बचपन से ही तेज तर्रार और निडर था। स्कूल और मोहल्ले में अक्सर उनकी भिड़ंत उन लड़कों से हो जाती थी जो दबंग और लड़ाई में माहिर होते थे। विलियम कहते हैं कि एक बार ब्रूस की अपनी ही उम्र के एक लड़के से चुनौती देकर लड़ाई हुई, जिसमें दोनों को काफ़ी चोटें आईं। विलियम कहते हैं कि ये पहली बार था कि जब ब्रूस ने खुद को किसी मुकाबले में हारा हुआ महसूस किया, और उन्होंने इसी घटना के बाद मार्शल आर्ट सीखने का तय किया था। नंबर 10, ब्रूस के पहले मास्टर यिप मैन थे। शुरुआत में ब्रूस को सीरियस फाइटिंग का कोई अनुभव नहीं था, पर कुछ ही समय में
उन्होंने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी और ब्रूस अपने से सीनियर स्टूडेंट्स को फाइट्स में हराने लगे। सीनियर स्टूडेंट्स को उनसे जलन होने लगी और वे यिप मैन से ब्रूस ली को स्कूल से निकलवाने की मांग करने लगे। उन स्टूडेंट्स ने यिप मैन को ये रीज़न दिया कि ब्रूस ली प्योरली चाइनीज़ नहीं हैं, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन यिप मैन ने ब्रूस को नहीं निकाला और वो ब्रूस ली को स्कूल से अलग निजी तौर पर ट्रेनिंग देने लगे। यिप मैन के पास बहुत शिकायतें आईं और मजबूरी में उनको ब्रूस को सिखाना बंद करना पड़ा। नंबर 11, ब्रूस यिप मैन की काफ़ी इज्जत करते थे। सुपरस्टार बनने के बाद एक बार उन्होंने कहा था, मेरी अचीवमेंट्स मेरे गुरु यिप मैन द्वारा सिखाए गए विंग चुन स्टाइल के बदौलत है। नंबर 12, विलियम शुआंग और ब्रूस हमेशा साथ में ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते थे। वो दोनों स्ट्रीट फाइट्स से बचकर ट्रेनिंग करते थे, पर एक बड़ी फाइट और पुलिस वार्निंग के बाद दोनों ने हांगकांग छोड़ने का फैसला किया। 1958 में विलियम ऑस्ट्रेलिया चले गए और ब्रूस के माता पिता ने उनको यूएसए भेज दिया, जहां ब्रूस एक्टिंग भुलाकर पूरा ध्यान मार्शल आर्ट्स पर देने लगे। नंबर 13, ब्रूस ने हांगकांग में 3 साल तक छा डांस की ट्रेनिंग ली थी। 1958 में सिर्फ 18 साल की उम्र में ब्रूस ली ने हांगकांग छा डांसिंग चैंपियनशिप जीती। ब्रूस हमेशा अपने साथ छा डांस स्टेप्स की एक पॉकेट नोटबुक रखते थे, जिसमें 100 से भी ज़्यादा छा स्टेप्स लिखे हुए थे। ब्रूस कहते हैं, डांस ने मुझे रिदम, फुटवर्क और फ्लो सिखाया, जो मेरी फाइटिंग में काम आया। नंबर 14, 1958 में अमेरिका आने के बाद और 1 साल सैन फ्रांसिस्को रहने के बाद साल 1959 में ब्रूस सिएटल शहर आ गए, जहां वो अपनी एक फैमिली फ्रेंड रूबी चाओ के साथ रहते थे। ब्रूस अमेरिका सिर्फ $100 के साथ आए थे। रूबी चाओ ने उनको अपने रेस्टोरेंट पर काम दिया, पर इस काम से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने वहां के लोकल्स को छा डांस फॉर्म सिखाना शुरू कर दिया। नंबर 15, ब्रूस की जिंदगी में एक्टिंग की धुन फिर से जगी द ग्रीन हॉर्नेट नाम के शो से, जो साल 1966 में आया था। वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट का रोल कर रहे थे। उन दिनों रेसिज्म के कारण एशियंस को हॉलीवुड में कोई बड़ा रोल नहीं मिल पाता था, पर ब्रूस ने अपने लाइटनिंग फास्ट मूव्स और ऑन स्क्रीन कैरिज्मा से सबका ध्यान आकर्षित किया। ब्रूस बाद में कहते हैं, ग्रीन हॉर्नेट वॉज नॉट माई ब्रेक थ्रू, इट वॉज जस्ट माई वार्निंग शॉट। नंबर 16, ब्रूस का मैक्सिमम वेट 72 किलोग्राम तक ही जा पाया था। वो स्मोकिंग और अल्कोहल के खिलाफ थे और अपनी डाइट को लेकर काफ़ी सीरियस थे। वो सप्लीमेंट्स और शेक्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे। जब वो मरे तब उनका वजन बस 56 किलोग्राम था। नंबर 17, ब्रूस ली मोहम्मद अली से बेहद इंस्पायर्ड थे। ब्रूस के पास अली की फाइट्स की कई वीडियोस थी, जिन्हें वो प्रोजेक्टर पर बार बार चलाकर अली की फुटवर्क और पंचिंग टेक्निक का विश्लेषण करते थे। उन्हें मोहम्मद अली के लाइट बाउंसी फुटवर्क और फ्लूइंग पंचेस काफ़ी इंस्पायर करते थे। ब्रूस ली अक्सर कल्पना करते थे और अली के बॉक्सिंग स्टाइल को चुनौती के रूप में देखते थे। 1970 के दशक में उन्होंने कई बार अपने स्टूडेंट्स और मित्रों से कहा था कि अगर उन्हें कभी अली जैसे किसी फाइटर से लड़ना पड़ जाए तो उन्हें अपने फुटवर्क और मूवमेंट को और बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अली की रीच और स्पीड बेहद खतरनाक थी। नंबर 18, ब्रूस ने कभी भी ऑफिशियल जापानीज कराटे नहीं सीखा, पर उन्हें हर एक कराटे टर्म का नाम पता था और वो हर मूव्स को काफ़ी एक्यूरेसी के साथ कर सकते थे। नंबर 19, ब्रूस ली की नज़र बचपन से कमज़ोर थी और वे चश्मा पहनते थे। इसके बावजूद वे तेज रिफ्लेक्सेस और हरकतों को पहचानने में माहिर थे। विंग चुन मार्शल आर्ट स्टाइल में नज़दीकी दूरी से सेंस ऑफ टच और रिफ्लेक्सेस पर जोर दिया जाता है, जो उनकी ट्रेनिंग और क्षमताओं के फेवर में था। नंबर 20, ब्रूस ली को पढ़ने का बेहद शौक था। उनकी अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में 2500 किताबें थी, जिनमें फिलोसफी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और मार्शल आर्ट्स पर उन्होंने डीप स्टडी की थी। नंबर 21, टाइम्स मैगजीन ने ब्रूस ली को वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 20th सेंचुरी में शामिल किया था और साल 2014 में द ह्यूस्टन बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम ने उन्हें द ग्रेटेस्ट मूवी फाइटर एवर का खिताब दिया। उनका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में भी लिखा है। नंबर 22,
ब्रूस ली अपनी अद्भुत ताकत और फिंगर स्ट्रेंथ के लिए मशहूर थे। 1964 में लॉन्ग बीच कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने सबके सामने सिर्फ 2 उंगलियों पर पुशअप्स करके सबको हैरान कर दिया था। नंबर 23, एक और टेक्निक जिसमें ब्रूस ली ने महारत हासिल की वो थी द 1 इंच पंच। सिर्फ 1 इंच का फासला, लेकिन ऐसी ताकत जो किसी को 6 फीट दूर धकेल दे। हाथ की सिर्फ एक छोटी सी मूवमेंट से पूरी बॉडी की पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। ये कोई जादू नहीं था, ये ब्रूस ली की साइंस ऑफ मोशन थी। उन्होंने दिखाया कि पावर डिस्टेंस से नहीं बल्कि फोकस और कंट्रोल से आती है। नंबर 24, ब्रूस ली इतनी तेज गति से पंच मारते थे कि कैमरा उनके हाथ की स्पीड को प्रॉपरली कैप्चर ही नहीं कर पाता था। इसलिए मूवीज में उनके फाइट सीन्स को स्लो मोशन में शूट करना पड़ता था। नंबर 25, ब्रूस ली एक टांग पर आराम से खड़े होकर दूसरे पैर से इतनी तेज गति से साइड किक मारते थे कि सामने वाला रिएक्ट ही नहीं कर पाता था। नंबर 26, ब्रूस ली अपने ओपोनेंट के मूव्स को एक पल में देखकर उससे पहले रिएक्ट कर जाते थे। कहते हैं कि वो चुनौती देकर किसी के हाथ में रखे कॉइन को उसके हाथ बंद करने से पहले ही उठा लेते थे। नंबर 27, ब्रूस ली को लेटर्स लिखना बहुत पसंद था। वे अक्सर अपनी माँ, दोस्त, मेंटोर, पत्नी और खुद के नाम लेटर्स लिखा करते थे। 1969 में उन्होंने खुद के नाम एक मशहूर लेटर लिखा जिसे उन्होंने माई डेफिनेट चीफ एम नाम दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं हॉलीवुड का पहला और सबसे बड़ा चाइनीज़ सुपरस्टार बनूंगा और इसके लिए मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा और 1980 तक $10 मिलियन कमाऊंगा। ये चिट्ठी उनकी अटूट महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। हालांकि 4 साल बाद 1973 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 28, ब्रूस ली नहीं चाहते थे कि उनका अंडर आर्म पसीना कैमरे में दिखे, इसलिए उन्होंने अपना अंडर आर्म स्वीट ग्लैंड सर्जरी के थ्रू निकलवा दिया था। ये प्रोसीजर हॉलीवुड में काफ़ी नया था। नंबर 29, जैकी चैन ब्रूस ली की फिल्मों में स्टंटमैन हुआ करते थे। एंटर द ड्रैगन मूवी में तो ब्रूस ली ने गलती से जैकी को चोट पहुंचा दी थी। बाद में उन्होंने हंसते हुए माफ़ी मांगी थी। जैकी चैन ब्रूस ली को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। उन्होंने कहा था, ही इज़ लाइक ए गॉड टू मी। नंबर 30, ब्रूस ली का एक काफ़ी फेमस कोट है, बी वाटर माई फ्रेंड। ये ब्रूस ली के लिए जीवन को बेहतर जीने की फिलॉसफी थी। उनका कहना था कि ज़िंदगी में कभी भी एक ही शेप मत लो, यानी कभी रिजिड मत बनो। जो रिजिड होता है वो टूट जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है वो टिकता है। इसलिए ब्रूस ली कहा करते थे, वाटर कैन फ्लो और इट कैन क्रैश, बी वाटर माई फ्रेंड। Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. नंबर 31, ब्रूस ने रेमंड चाओ के साथ अपनी पहली पिक्चर बिग बॉस की। फिल्म बहुत ही छोटे बजट की थी, पर इस फिल्म ने हांगकांग में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2 और सुपरहिट फिल्मों के बाद ब्रूस ली ने रेमंड चाओ के साथ ही वे ऑफ द ड्रैगन बनाई। इस मूवी में वो डायरेक्टर, राइटर, लीड एक्टर और फाइट कोरियोग्राफर होने के साथ साथ फिल्म में स्क्रीन प्ले और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी काम किया। नंबर 32, ब्रूस ली की सबसे प्रसिद्ध फिल्म एंटर द ड्रैगन 26 जुलाई 1973 को रिलीज हुई थी। ब्रूस की मृत्यु 20 जुलाई 1973 को हुई। फिल्म रिलीज होने के महज 6 दिन पहले वे एक आम दर्शक की तरह अपनी सबसे प्रसिद्ध फिल्म को नहीं देख पाए। नंबर 33, 20 जुलाई 1973, ब्रूस ली सिर्फ 32 साल के थे। उस दिन वो अपनी फिल्म गेम ऑफ के डिस्कशन के लिए एक्ट्रेस बैटी तिंग पाई के अपार्टमेंट में थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हेडेक की शिकायत की और एक्वाजेसिक नाम का एक पेनकिलर लिया। एक्वाजेसिक में एस्प्रिन के साथ मैप्रोबामेट नाम का ट्रैंक्लाइजर था। ब्रूस ली ने टैबलेट ली और सो गए, पर फिर कभी नहीं उठे। उनकी इतनी मिस्टीरियस डेथ ने उस वक्त कई सवाल खड़े किए थे। नंबर 34, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत सेरेब्रल एडिमा यानी दिमाग में सूजन की वजह से हुई थी। ये स्वेलिंग एक्वाजेसिक के रिएक्शन से हुई मानी गई। इसके साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया। कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि ब्रूस ली चाइनीज अंडरवर्ल्ड के रडार में थे, लेकिन शायद ये अफवाहें थी।
नंबर 35, ब्रूस के 2 बच्चे थे, बेटी शैनन ली और बेटे ब्रैंडन ली। ब्रैंडन ली भी एक्टिंग में अपना कैरियर बना रहे थे, पर दुर्भाग्य से 31 मार्च 1993 को फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान एक प्रोप गन एक्सीडेंट हुआ। गोली में गलती से असली मेटल फ्रैगमेंट रह गया था, जिससे ब्रैंडन के सीने में चोट लगी और उनकी मौत हो गई। पिता और बेटे की अचानक मौत से फिर से काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया। इसे लोगों ने द ली फैमिली कर्स नाम दिया। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो